एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फिलादेश पर आधारित कक्षाएं दी जाती है। आज की कक्षा में हम सभी यह समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में यदि अरिष्ट होता है तो वो उन अरिष्टों का भंग कैसे होता है, यानी कि अरिष्ट भंग कैसे होता है या अरिष्टों का परिहार कैसे होता है। इस पर हम लोगों ने पूर्व में भी कक्षा आयोजित किया था। उस कक्षा की वीडियो का लिंक हम आज की कक्षा की वीडियो के में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज यह भाग 2 है। तो कहने का मतलब यह है कि अरिष्ट के लिए मुख्यतः क्या क्या देखा जाता है। लग्न को देखा जाता है, लग्नेश को देखा जाता है, लग्न एवं लग्नेश को देखा जाता है, साथ ही चंद्रमा को देखा जाता है। अब मान लिया जाए किसी भी लग्न की कुंडली ले ली जाए, बाल मान लिया जाए, कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न में अरिष्ट हो सकता है, किसी भी लग्न में अरिष्ट हो सकता है। अगर लग्नेश कुंडली के छठे भाव में बैठ गए हों, कमजोर हो, पीड़ित हो, खराब स्थिति में हो, अगर मान लिया जाए कि 2 नंबर का ही लग्न है, शुक्रदेव यहाँ पर बैठ गए, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, अब तो यह स्वराशि के हो गए। तो स्वराशि के हो जाएंगे तो क्या यह अरिष्ट होगा? नहीं होगा गुरु जी। नहीं होगा। अगर यही अपनी राशि के न हो, अगर 7 नंबर की राशि लग्न में हो जाए तो 8, 9, 10, 11 या 12, क्या अरिष्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि लग्नेश छठे भाव में भी है, तो यहाँ पर देखा जाए यह 12 नंबर की राशि है। तो कोई भी ग्रह किसी भी भाव में यदि अपने उच्च राशि में बैठा हुआ होता है तो वह अच्छा फल देता है, वह अच्छा फल देता है। परंतु यहीं पे इनका अंशात्मक मान भी कम हो, काफी कम हो अंशात्मक मान, और नवमांश में अगर नीच के हो जाए, नवमांश में नीच के हो जाए। नवमांश में अगर मान लें कि यही D9 कुंडली है, मान लिया जाए D9 कुंडली का लग्न कोई भी बन जाए, अगर 6 नंबर की राशि कहीं भी हो, 6 नंबर की राशि कहीं भी हो, मान लिया कि D9 की कुंडली के 6-9 राशि यहीं पे बन गया या यहाँ पर बन गया या यहाँ पर बन गया, और इसी जगह शुक्रदेव हो गए, तो शुक्रदेव 6 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अब शुक्रदेव नीच के हो गए और लग्न कुंडली में मंगल के द्वारा देखे जाते हों, लग्न कुंडली में मंगल के द्वारा देखे जाते। तो फिर अरिष्ट कारक ग्रह कौन हुआ? मंगल देव गुरु। मंगल देव हो गए। चर्चा इसलिए विस्तृत रूप से की जाती है कि ताकि हम सही ढंग से बातों को समझ सके। यदि हम सही ढंग से बातों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आधा ज्ञान होना यह भी उत्तम उचित नहीं है। अरिष्ट है तो अरिष्ट करने वाले ग्रह कौन है, इसे पहचान करना होगा। तो अब इस उदाहरण कुंडली में अरिष्ट करता ग्रह कौन हो गए? मंगल देव गुरु। मंगल देव हो गए। तो अरिष्ट देने वाले कोई भी ग्रह हो सकते हैं, तो वह होंगे तो पापग्रह ही होंगे। पापग्रह ही अरिष्ट देते हैं ना। जी गुरु जी। तो अरिष्ट कारक पापग्रह यदि शुभ वर्ग में हो, शुभ वर्ग का मतलब समझते हैं आप लोग? शुभ राशि में गुरु जी। हाँ, वाह जी वाह। अब यही अगर 6 नंबर की राशि यहाँ पर हो गया तो 7 यहाँ हो जाएगा,
8 यहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। अब वह पापग्रह शुभग्रह की राशि में D9 में भी हो, दृष्कान में भी हो, यानी कि नवमांश कुंडली में अगर यही मंगल देव, खास करके नवमांश कुंडली देखा जाता है, क्योंकि अरिष्ट करेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार से करेंगे, तो विशेष रूप से नवमांश कुंडली में देखना चाहिए। अब यही मंगल देव यदि शुभग्रह की राशि में अगर यहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, या अपने उच्च राशि में हो जाएंगे, या यहीं पे हो जाएंगे, 9 नंबर की राशि में ही मंगल देव हो जाएंगे, तो शुभग्रह की राशि में हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरु जी। तो अरिष्टों का नाश होता है, तो वह अरिष्ट भंग हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता। अरिष्ट भंग हो जाता है। सामान्यतः सूत्र तो यह है कि लग्न और लग्नेश यदि पाप प्रभावित नहीं है, चंद्रमा पाप प्रभावित नहीं है, तो अरिष्ट सामान्यतः नहीं होता है। कुछ अरिष्ट ग्रह योग पर ही होता है। तो यहाँ यह सूत्र हम लोग समझ गए या बाकी हुआ कुछ? अगर संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने क्या सीखा? कोई भी अशुभ ग्रह शुभ राशि में हो तो अरिष्ट भंग होता है। हाँ, चलिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी अरिष्ट देने वाला ग्रह, कोई भी अरिष्ट देने वाला ग्रह यदि शुभ राशि में स्थित होकर अरिष्ट कर रहा हो, शुभग्रह की राशि में स्थित होकर यदि अरिष्ट कर रहा हो, और वह नवमांश में भी शुभग्रह की राशि में हो, या अपने उच्च राशि में हो, तो अरिष्ट नहीं करता है। एक वाली बात। दूसरा, इसी में यदि उस ग्रह को, यदि उस अरिष्ट करने वाले ग्रह को कोई शुभ ग्रह देखता हो, कोई शुभ ग्रह देखता हो, अब यही गुरुदेव यहाँ से चाहे यहाँ से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? अन्य कुंडली में बनने वाले अन्य अरिष्टों का भी समन, यानी कि अरिष्टों के समूह का समन कर देते हैं। अगर उस पाप अरिष्ट करने वाले ग्रह को शुभ ग्रह देखते हैं, और वह अरिष्ट करता ग्रह यदि लग्न नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में होता है तो हो जाता है। स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़े हैं। जी गुरु जी। जन्म लग्न से त्रिशदाय भाव में, नोट करेंगे आप लोग, जन्म लग्न से त्रिशदाय भाव में यदि राहु हो, त्रिशदाय भाव कौन सा कहा जाता है? 3, 6, 11। 3, 6, 11। यहाँ पे राहु हो, या राहु यहाँ हो, या राहु यहाँ पर हो, और शुभग्रह से युक्त हो, यानी कि शुभग्रह कौन? तो गुरु या शुक्र, गुरु या शुक्र से युक्त हो, या दृष्ट हो, या देखा जाता हो, लेकिन युक्त का प्रभाव थोड़ा कम होता है, दृष्ट का प्रभाव ज्यादा होता है। युक्त का प्रभाव थोड़ा कम और दृष्ट का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अगर युक्त हो चाहे दृष्ट हो,
राहु अगर छठे भाव में होता है, तीसरे भाव में होता है, 11वें भाव में होता है तो अरिष्ट नहीं करता। अगर वह शुभग्रह से युत या दृष्ट हो जाता है तो अन्य अरिष्टों का भी समन करता है। स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी। गुरुजी, अब इसके बाद मुझे ये पूछना था कि जो युद्ध होता है उस वो ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं देता, क्योंकि वो तो साथ में ही है ना। देखिए यहाँ पे राहु अगर मान लिया जाए तीसरे भाव में है और पांचवें भाव से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, और राहु अगर गुरु यहीं पे है, दोनों में अंतर होगा कि एक ही रहेगा? अगर युद्ध हो गया तब तो राहु देवगुरु बृहस्पति की रश्मियों को अवशोषित ही कर लेगा। तो जी। देवगुरु बृहस्पति उतने पावरफुल हुए ही नहीं। अगर देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी पावर में है और ओके। जी, राहु भी। राहु उनकी रश्मियों को अवशोषित भी नहीं करेगा। जी जी तो ज्यादा अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? जी 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 गुरुजी। गुरु जी, राहु केतु के दोनों के साथ में ऐसा ही होगा? तो केतु से अरिष्ट भंग नहीं होता, क्योंकि केतु देव मृत्यु के भी कारक है। मृत्यु मतलब समझते हैं, मोक्ष के कारक। मृत्यु होती है तभी तो किसी को मोक्ष मिलता है ना। जी गुरु जी। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक कुंडली बनाते हैं, कुंडली पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है उसी का। तो अभी सिंह राशि में सूर्यदेव है, सूर्योदय का समय है, मेष लग्न की ही कुंडली बन जाएगी वर्तमान की। सूर्यदेव जिस राशि में होते हैं, सूर्यदेव जिस राशि में होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं, उस राशि में मतलब वही राशि सूर्योदय के समय का लग्न होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूर्यदेव यहीं पे हो गए, सूर्यदेव यहीं पे हो गए, शुक्र भी यहीं है। 2 नंबर की राशि में कोई नहीं है, 3 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति है, 4 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है, 5 नंबर में केतु देव है, 6 नंबर राशि में कोई नहीं, 7 में कोई नहीं, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई नहीं, 10 में क्यों नहीं, 11 में चंद्रमा राहु, 12 में बुध मंगल शनि, बुध मंगल शनि। अब यहाँ पर हम सब यह जानेंगे कि उदय के आधार पर अब आप लोग यह समझेंगे कि फलादेश में तो लग्न कुंडली के फलादेश में सामान्यतः लोग शीर्षोदय राशि या पृष्ठोदय राशि या उभयोदय राशि की चर्चा नहीं करता, सामान्यतः बहुत कम इक्का तुक्का। लेकिन अरिष्ट भंगों में उदय के आधार पर राशियों की बहुत प्रधानता है। अरिष्ट भंग में शीर्षोदय, पृष्ठोदय एवं उभयोदय। तो अब आप लोग बोले पृष्ठोदय राशि कौन है, शीर्षोदय राशि कौन है, उभयोदय राशि कौन है? 124 910 शीर्षोदय राशि। आज 124 910। तो या तो चलिए 124 910 या पृष्ठोदय है, शीर्षोदय है? गुरु जी शीर्षोदय है। सही से ख्याल करें। और भी कोई बोले? गुरुजी प्रस्तुत है। प्रश्न। और शेष राशियां शीर्षोदय है और उभयोदय एक राशि है 12। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 2 हो गया तो 3 4 यहाँ पर है, 5 6 7 8 9 10 है, 11। सभी ग्रह जन्म के समय में यदि सभी ग्रह शीर्षोदय राशियों में हो, जन्म के समय सभी ग्रह
राहु केतु को छोड़कर, क्योंकि राहु केतु को ग्रह नहीं नहीं मानते, मानते। वो छाया है, छाया से डर लगता है लोगों को, प्रतिबिंब, लेकिन फल तो डर लगता है। तो भाई छाया तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लोग कहता है कि ये हवा वो हवा है, ये हवा वो हवा कुछ नहीं होता। जब राहु की बुरी दशाएं चलती है तब मन भ्रम में आ जाता है, मन भ्रम में आ जाता। भ्रम में आ जाता है। यह भी कारण हो सकते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। ये तो वो अलग विद्या है, वह भी अपने आप में बहुत महान है, जितना जाने उतना ही तक बोले। लेकिन राहु छाया है, राहु की दशाएं चलती है, तो अगर अनिष्ट राहु होता है, बुरा प्रभाव देने वाला होता है, तो हमारा मन भ्रम में पड़ता रहता है। जो नहीं है उसकी आशंका होती रहती है, उसको आशंका को लेकर के हम डरते रहते हैं। लोग कहता है कि इसे ऊपरी हवा की संभावना है। चलिए, तो अब यहाँ पर सभी ग्रह जन्म के समय में, सभी ग्रह यदि शीर्षोदय राशि में हो, अब शीर्षोदय राशि कौन कौन है? तो 3 5 6, 3 5 6 7 8 एवं 11। अब यहां पर देखा जाए, कुंडली का प्रमुख ग्रह सूर्य ही पृष्ठोदय राशि में है, शुक्र भी पृष्ठोदय राशि में है, और यहाँ प्रमुख 5 ग्रह, प्रमुख 5 ग्रह अलग। एक ही ग्रह तो नहीं, 2 ग्रह, गुरु एवं चंद्रमा शीर्षोदय में है, शेष सभी पृष्ठोदय में है। अगर यही सभी ग्रह शीर्षोदय राशि में होते तो सब हर प्रकार के अरिष्टों का समन हो जाता, जो यहाँ पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है। यह भी स्पष्ट हो गया आप लोगों को? जी गुरु जी जी। गुरुजी। अच्छा, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। यदि जन्म के समय में, यानी कि जन्म कुंडली में, यदि जन्म के समय में कुंडली में देखें क्या कोई ग्रह युक्त है, युति बन रही है, तो इस कुंडली में युति बन रही है, गुरु शुक्र एवं सूर्य की युति बन रही है, एवं बुध मंगल शनि की युति बन रही है, तो यह हो सकता है कि ग्रह युद्ध हो। तो यदि ग्रह युद्ध कुंडली में बन रहा है, तो जब युद्ध बनेगा तो कोई ना कोई एक विजयी होगा ही, कोई ना कोई एक विजय होगा। विजयी होगा ही। और युति भी बन रही हो तो कोई ना कोई एक युति बने। अब यहाँ पे नियम यह बनता है कि यदि युति हो तो अंशात्मक मान 1 अंशों से कम हो या 2 अंशों से कम हो। अंशात्मक मान, युति वाले ग्रहों का अंशात्मक मान कितने अंशों से कम हो? 1 से 2 अंश होते। 2 अंशों से कम हो। पहला कंडीशन युति हो तो 2 अंशों से कम का हो, और वह युति को शुभ ग्रह देख रहा हो, उस युति को शुभ ग्रह देखता हूँ। देखता हो, तो हर प्रकार के अरिष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर 2 ग्रहों की युति हो और उसका अंशात्मक मान 2 अंशों से कम हो, तो
अब यहाँ पर देखा जाए, सूर्य एवं शुक्र की युति है। सूर्य देव 1 अंश के हैं, शुक्रदेव 24-25 अंशों के हैं। तो क्या यह ग्रह युद्ध हुआ? नहीं हुआ। नहीं गुरु नहीं। अब बुध मंगल शनि की युति है, तो बुध का अंशात्मक मान 5 है, 540 है, तो 5 हो गया। अभी देख रहे हैं 5 ही मान लीजिए। मंगल का अंशात्मक मान 951 है, 10 है, तो लेकिन 9 ही मान लीजिए ना, फिर भी 4 अंशों का अंतर हो गया, 5 अंशों का। शनि का अंशात्मक मान 13 है, तो भी यह 9 4 13 4 अंशों का हो गया। तो यहाँ पे ग्रह युद्ध उतना प्रभावी नहीं हुआ। एक कंडीशन कि ग्रह युद्ध हो रहा हो, यानी कि 2 ग्रहों की युति हो, उनका अंशात्मक मान 2 अंशों से कम की दूरियां हो बीच में, और उस युति को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, गुरु या शुक्र के द्वारा वह युति देखा जाता हो, तो हर प्रकार के अरिष्ट भंग हो जाता है। यह सूत्र बने। इस सूत्र को स्पष्ट समझ गए आप लोग? जी गुरु जी। अब इसके बाद में अगर शुक्ल पक्ष का जन्म हो, अगर शुक्ल पक्ष का जन्म हो और रात्रि में हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, यानी कि सूर्यदेव यहाँ पर है, तो अभी चंद्रमा यहाँ है, तो यह कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है? चंद्रमा को देखकर हम क्या बता पाएंगे कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है गुरु जी। कृष्ण पक्ष। वो तो पंचांग से भी आप देखकर बता सकते हैं, आप तो कर्मकांडी हैं, आपको तो पंचांग रोज खोलना है, तो आपको तो याद रहता है कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। हाँ जी, वास्तविकता जो है हम बोलेंगे नहीं, जानते हैं तो बोलेंगे। तो हम कुंडली में कैसे देखकर आप कुंडली में देखकर कैसे बता सकते हैं कि यह शुक्ल पक्ष का जातक है या कृष्ण पक्ष का जातक है? सूर्य के जितने नजदीक होंगे तो चंद्रमा देव तो कृष्ण पक्ष होगा, और दूर हो गए तो शुक्ल पक्ष होगा। हाँ, अब मान लें कि चंद्रमा अगर यहाँ होते तो शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष, तो हम बताते हैं यदि सूर्य से अगले भाव इत्यादि में, अब यहाँ चंद्रमा होते तो शुक्ल पक्ष, यहाँ चंद्रमा होते तो शुक्ल पक्ष, यहाँ चंद्रमा 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 तो पूर्णिमा शुक्ल पक्ष, यहाँ चंद्रमा कृष्ण पक्ष, यहाँ चंद्रमा कृष्ण पक्ष, यहाँ चंद्रमा कृष्ण पक्ष, यहाँ चंद्रमा कृष्ण पक्ष, यानी कि सामने वाली पूर्णिमा और सामने से अगला भाव कृष्ण पक्ष, और सूर्य और चंद्रमा की युति हो जाए तो अमावस्या, और सूर्य से आगे चंद्रमा हो जाए तो शुक्ल पक्ष। बातें स्पष्ट हो गई अब? जी गुरु जी। तो यदि शुक्ल पक्ष का जन्म हो, मतलब कृष्ण पक्ष का जन्म हो, यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो और जन्म दिन में हो, जन्म दिन में हो, दिन में हो, और शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो, और शुभग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो हर प्रकार के अरिष्टों का शमन होता है। चाहे चंद्रमा 6ठे 8वें ही क्यों ना हो, चाहे चंद्रमा 6ठे 8वें ही। हाँ, अभी वर्तमान में कुंभ राशि में जब चंद्रमा आए हैं तब से लेकर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है, तो यही चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो अरिष्ट योग बनने लगेगा। यही चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो अरिष्ट योग बनने लगेगा, अभी अरिष्ट योग नहीं है।
चंद्रमा का, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि चंद्रमा का अंशात्मक मान और गुरु के अंशात्मक मान में करीबियां है कि नहीं है। तो चंद्रमा का अंशात्मक मान अभी वर्तमान में 28 अंश है। क्या हाथ कितना है? 28 अंश। 28 अंश। और देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 22 अंश है। तो करीबियां ही है, 6 अंशों की ही तो दूरी है, 6 अंशों की तो दूरी है। तो यह अरिष्ट भंग हो गया। लेकिन जन्म दिन में हो, कृष्ण पक्ष का जन्म हो और दिन में हो, तो अगर शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो और चंद्रमा सुभद्रा से देखा जाता हो, तो अरिष्ट का समन होता है, चाहे वह चंद्रमा कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में ही क्यों ना हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अरिष्ट भंग योग अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी हो तो इस कक्षा की वीडियो को अवश्य ही अपने मित्रों को शेयर करें। गुरुजी, हाँ आपने ये जी। बताया कि कृष्ण पक्ष का जन्म और दिन का समय। हाँ, ठीक है शुक्ल पक्ष का जन्म और रात्रि का समय। जी। पक्षे सीते भवती जन्म यदि छपायां कृष्ण तथा हनि, ऐसे करके श्लोक है, पूरा याद नहीं हो रहा है। फलित शास्त्रों में तो इतने श्लोक हैं ज्योतिष शास्त्रों में कि श्लोक को याद रखना मुश्किल है। मुश्किल है। लेकिन बार बार आदमी पुस्तक पढ़ता है, उसके टीका को पढ़ता है, कुंडली का प्रदेश करता है, अध्ययन करता है, तो भावार्थ तो मन में याद हो ही जाते हैं ना। जी गुरुजी।